नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस को लेकर जितनी तरह के सवाल हैं, उसमें नंबर 1 मुद्दा राहुल गांधी का है। राहुल गांधी का सीन से गायब होना सबको हैरान कर गया। लेकिन यदि यह कहा जाए कि वे सीन से गायब रहते हुए भी सूत्रधार थे, तो क्या विश्वास करेंगे? हाँ, यह एक थीसिस है कि राहुल गांधी रिमोट से पार्टी चला रहे हैं। राहुल गांधी ने चाहा, इसलिए सोनिया गांधी अपने स्वभाव के विपरीत आक्रामक तौर पर एक्टिव हुई। यह तथ्य है कि पार्टी राहुल के ही सुपुर्द है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद से पार्टी में जितनी भी नियुक्तियां हुई है, वे सब राहुल गांधी की पसंद से थी। भूमि अधिग्रहण बिल और किसान की राजनीति का शगल भी राहुल गांधी और उनके खास जयराम रमेश का एजेंडा रहा। यूपीए सरकार में इन्होंने ही कानून बनवाया था। उसी अनुसार मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी किया, नया विधेयक बनाया, तो राहुल गांधी जयराम रमेश ने इसके खिलाफ मुखर राजनीति की रणनीति बनाई। राहुल गांधी छुट्टी पर गए, लेकिन विधेयक के खिलाफ तगड़े संघर्ष की रूपरेखा बनाकर। ठीक विपरीत एक धारणा यह है कि राहुल गांधी रूठकर छुट्टी पर गए। सोनिया गांधी को मजबूरन बेटे के लिए काम करना पड़ रहा है। अपनी यह थीसिस है कि कांग्रेस अनिवार्यतः राहुल गांधी के सुपुर्द है। सोनिया गांधी ने फैसला लिया हुआ है, लेकिन जब कांग्रेस लगातार पीट रही है, आगे भी पिटेगी, तो ऐसे में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाकर सब कुछ सौंपने में जोखिम मानी जा रही है। आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के अवसर ही नहीं है। कांग्रेस को गंवाना है तो उन्हें अभी आगे क्यों रहना चाहिए, आज इस पर चर्चा है। मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बहस में नहीं उलझेंगी। भूमि अधिग्रहण के मसले पर वे गडकरी के आरोपों का जवाब नहीं देंगी। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी को जो कहना था वो उन्होंने अपनी चिट्ठी में कह दिया है। इस चिट्ठी के जवाब में गडकरी ने जो कुछ कहा, उसका जवाब देना सोनिया के लिए जरूरी नहीं है। आगे जो भी बहस होगी, उसका जवाब पार्टी के प्रवक्ता या दूसरे नेता देंगे। कांग्रेस नेता भूमि बिल पर गडकरी की ओर से बहस की चुनौती देंगे और उसके बाद सोनिया गांधी की सरकार को लिखी सख्त चिट्ठी पर गडकरी के जवाब देने के पीछे सरकार की रणनीति देख रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा नेताओं को पता है कि कांग्रेस की ओर से भूमि बिल के खिलाफ आंदोलन की कमान सोनिया गांधी के हाथ में है और छुट्टी से लौटने के बाद राहुल इसकी कमान संभालेंगे, इसलिए गडकरी को आगे किया गया है। अगर नरेंद्र मोदी खुद सोनिया की चिट्ठी का जवाब देते तो शायद सोनिया गांधी प्रतिक्रिया देती। सो कांग्रेस में तय हुआ कि गडकरी के बयानों और चुनौतियों से सोनिया गांधी को अलग रखा जाए। मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के स्तर पर ही गडकरी की उठाई बातों का जवाब देने का फैसला हुआ। आगे भी कांग्रेस की रणनीति यही रहने वाली है। भाजपा के दूसरे नेताओं के साथ पार्टी आलाकमान को नहीं उछलना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नक्सलियों जैसा मानते हो, लेकिन असल में केजरीवाल को वामपंथी समाजवादी सोच के लोगों से गहरी नफरत है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण खेमे के नेताओं का आरोप है कि अपनी इस नफरत की वजह से केजरीवाल चुन चुन कर उन लोगों को बाहर कर रहे हैं जिनका रुझान समाजवादी विचारधारा की तरफ है। आनंद कुमार और अजीत झा भी इसी वजह से बाहर हुए और अब आतिशी मारलेना को इसी रुझान की वजह से पार्टी प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। आपके जानकार सूत्रों का कहना है कि मारलेना पार्टी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के करीब थीं। यादव ने उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल कराने का प्रस्ताव दिया था। इससे भी केजरीवाल के कान खड़े हुए थे। यह भी बताया जाता है कि आतिशी ने मारलेना उपनाम मार्क्स और लेनिन को मिलाकर रखा है। सो कहा जा रहा है कि केजरीवाल वैसे व्यक्ति को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जिसके नाम में मार्क्स और लेनिन हो। बहरहाल अब सुप्रीमो केजरीवाल ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण दोनों को प्रवक्ता पद से हटा दिया है। चुनाव से पहले हर मसले पर आपका बचाव करने वाली आतिशी मारलेना भी प्रवक्ता से हटा दी गई हैं। प्रवक्ताओं की नई सूची में केजरीवाल ने सिर्फ अपने भरोसे के लोगों को रखा है। कहा जा रहा है कि इसके बाद अब राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 3 दिन की बैठक कल से बेंगलुरु में होगी। इस बैठक का आधिकारिक एजेंडा बहुत भारी भरकम होगा, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी के नेताओं को 2 मसलों पर खास तौर से बताया जाएगा। केंद्र सरकार के लिए भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में मंत्रियों और पार्टियों के दूसरे नेताओं को बताया जाएगा। सरकार की ओर से उन्हें बताया जाएगा कि यह बिल किसान विरोधी नहीं है। भाजपा किसान व गरीब समर्थक होने की अपनी छवि निखारने की कोशिश करेगी। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव के लिहाज से इसे बहुत जरूरी माना जा रहा है। इस बिल को राज्यसभा से पास कराने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा दूसरा अहम एजेंडा सरकार के 1 साल के कामकाज का होगा। केंद्र सरकार अगले महीने 1 साल पूरे कर रही है। 1 साल के सफर की उपलब्धियों को जोर शोर से पेश करने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देश भर से आए पार्टी के नेताओं को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा और उनसे इसका प्रचार करने को कहा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों और सांसदों से मुलाकात में हर बार उनको जनता के संपर्क में रहने और उनकी फीडबैक लेने के लिए कहते रहते हैं। यह नसीहत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेताओं को भी दी जाएगी। उनसे ये कहा जाएगा कि वे भूमि बिल और सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताएं और उनकी फीडबैक सरकार को दे। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटके रहे और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने उनको सीबीआई की विशेष अदालत के सामने हाजिर होने के लिए जारी किए समन पर रोक लगा दी है। पिछले महीने कोयला खदान आवंटन घोटाले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत के जज भरत पराशर ने ओडिशा की तालीबीरा 2 खदान के आवंटन के सिलसिले में मनमोहन सिंह, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला सहित 6 लोगों को आरोपी के तौर पर समन जारी किया था और 8 अप्रैल को अदालत के सामने हाजिर होने के लिए कहा था। बुधवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मनमोहन सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कोयला खदान का आवंटन बिना किसी आपराधिक नियत के की गई प्रशासनिक गतिविधि है और इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। सिब्बल और दूसरे वकीलों की जिरह सुनने के बाद जस्टिस वी गोपाल गौड़ा और जस्टिस सी नागप्पन ने सभी 6 आरोपियों को जारी समन पर रोक लगा दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सोनिया और राहुल गांधी पर दिए बयान को लेकर विवाद छिड़ गया है। गिरिराज सिंह ने बिहार के हाजीपुर में कुछ लोगों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अगर राजीव गांधी ने किसी नाइजीरिया की महिला से शादी की होती और उसकी चमड़ी का रंग गोरा नहीं होता तो क्या कांग्रेस उसके नेतृत्व को स्वीकार करती। गिरिराज सिंह ने राहुल की छुट्टी पर भी सवाल उठाए और कहा कि वे मलेशिया के विमान की तरह लापता हो गए हैं। सोनिया गांधी के रंग को लेकर दिए गए बयान को कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने उनको निशाना बनाया है। कांग्रेस नेताओं रणदीप सुरजेवाला, शकील अहमद, मनीष तिवारी आदि ने उनके बयान की आलोचना करते हुए तत्काल उनके इस्तीफे की मांग की। मीडिया में खबर आने के बाद भाजपा ने इस बयान से अपने को अलग कर लिया और गिरिराज सिंह ने कहा कि यह आपस की अनौपचारिक बातचीत थी जिसे गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अगर किसी को इससे दुख हुआ है तो वे खेद प्रकट करते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के रंग को लेकर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। पार्सेकर ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा था उसे गलत तरीके से पेश किया गया। गौरतलब है कि एम्बुलेंस सेवा में काम करने वाली नर्सों को उन्होंने कहा था कि महिलाओं को धूप में प्रदर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उनका रंग काला हो जाता है और अच्छी शादी नहीं हो पाती है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वे नर्स को जानते थे, इसलिए धूप में अनशन नहीं करने की सलाह दी थी, लेकिन शादी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की थी। विपक्षी पार्टियों ने नर्सों पर दिए के बयान को लेकर उनकी तीखी आलोचना की है। गांधीवादी समाज सेवी अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर उनसे कहा है कि वे किसानों के हितों का ध्यान रखें। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए दोबारा अध्यादेश जारी किए जाने से पहले प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में अन्ना हजारे ने कहा है कि अगर इस विधेयक में कोई ऐसी चीज है जो किसानों के हित के खिलाफ है तो उसे हटा लिया जाना चाहिए। मोदी को लिखी चिट्ठी में अन्ना हजारे ने कहा है कि वे भूमि बिल के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे हैं वह किसी व्यक्ति, पार्टी या संगठन के खिलाफ नहीं है बल्कि व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि वे किसानों की ओर से प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि देश भर के किसानों ने उनसे जो अनुरोध किया है और जो मुद्दे उठाए हैं उन्हें दूसरे अध्यादेश में शामिल किया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राउरकेला इस्पात संयंत्र की विस्तार और आधुनिकीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के तहत एक नई प्लेट मिल लगाई गई है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख इस्पात इकाई का दौरा किया है। यह संयंत्र सेल के 5 एकीकृत संयंत्रों में से एक है। मोदी ने नई प्लेट मिल का कामकाज भी देखा। बाद में उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें अपने संबोधन में कांग्रेस और पिछली यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कोयला खदानों की गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और कहा कि अभी एनडीए सरकार ने सिर्फ 20 कोयला खदानों की नीलामी की है, जिनसे 2 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने कहा कि यह रुपए सरकार के खजाने में नहीं रहेंगे, बल्कि इन्हें विकास और गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। कांग्रेस में राहुल गांधी की कमान को लेकर जितना सस्पेंस है, उतना ही जनता में मोहभंग है। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को मीडिया, राजनीतिक जमात और जनता ने पसंद नहीं किया। बेवजह राहुल गांधी की जिम्मेवारी से भागने की चर्चा होने दी। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी 40 दिन से छुट्टी पर हैं, लेकिन कांग्रेस की हर गतिविधि पर उनकी छाप दिख रही है। उन्होंने अपनी पसंद से प्रदेशों में कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त कराए। पार्टी के मीडिया प्रभारी के तौर पर रणदीप सुरजेवाला की नियुक्ति उनकी पसंद से हुई और उनकी राय से पार्टी के नए प्रवक्ता नियुक्त किए गए। छुट्टी पर रहते देश की रोजमर्रा की राजनीतिक गतिविधियों में उनके शामिल होने का संकेत पिछले महीने तब मिला था, जब उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें शुभकामना संदेश भेजा और केरल के स्पीकर के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के लाए भूमि अधिग्रहण बिल का आक्रामक होकर विरोध शुरू किया, तो इसके पीछे भी राहुल गांधी की रणनीति काम कर रही है। राहुल ने यूपीए सरकार के लिए यह बिल बनवाने वाले जयराम रमेश को सक्रिय किया। उनके कहने पर रमेश ने भट्टा परसौल से दिल्ली की पदयात्रा की और प्रदेशों में इस बिल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में शामिल हुए। यूथ कांग्रेस की पूरी टीम राहुल के कहने से जयराम रमेश की मदद कर रही है। भूमि बिल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को सफल बनाने में यूथ कांग्रेस काफी सक्रिय है। तभी सवाल है कि अगर राहुल गांधी घोषित रूप से छुट्टी पर नहीं गए होते तो इससे ज्यादा क्या करते? ज्यादा से ज्यादा 2-4 बार संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते दिख जाते। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी के छुट्टी पर जाने से सिर्फ इतना हुआ है कि वह संसद में नहीं दिखे, बाकी कामकाज उनकी निगरानी में उनकी राय से चल रहा है। कांग्रेस ने भूमि बिल के खिलाफ दिल्ली में किसान रैली का जो ऐलान किया, वह भी राहुल की राय से हुआ है और राहुल 19 अप्रैल को होने वाली इस रैली में हिस्सा लेंगे। पार्टी संगठन के चुनाव को लेकर जो तैयारी चल रही है, उस पर भी राहुल की नजर है। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने कांग्रेस का कामकाज संभाल लिया है। वे अपने हिसाब से पार्टी को चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पुराने नेताओं की सक्रियता, बयानबाजी और धरने प्रदर्शनों में हिस्सा लेने से यह मैसेज गया है कि पार्टी की पुरानी पीढ़ी राहुल को टेक ओवर करने से रोक रही है। इसी से यह मैसेज भी गया कि राहुल नाराज हैं और इसलिए वे छुट्टी पर गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी पार्टी के कुछ पुराने नेताओं और उनके तौर तरीकों को लेकर खुश नहीं है, लेकिन वो ऐसे नहीं है जो राहुल को रोक सके। राहुल के कमान संभालने का फैसला उनका अपना है, जिस पर कांग्रेस कार्य समिति को अमल करना है। राहुल गांधी अपनी छुट्टी को लेकर हो रही चर्चाओं से अनजान नहीं है। उन्होंने संसद के बजट सत्र की शुरुआत के दिन छुट्टी ली तो उनको पता था कि इस पर क्या चर्चा होगी। उन्होंने ये दिखाना चाहा कि वे इन सब बातों की परवाह नहीं करते, लेकिन इन सब का ठीक मैसेज आवाम में नहीं गया। हैरानी की बात है कि उनकी पार्टी ने भी इस मसले पर नेगेटिव चर्चा होने दी। वैसे भी कांग्रेस प्रवक्ताओं के पास इसका कोई बचाव नहीं था, लेकिन उनका मानना है कि एक बार राहुल के लौट आने और पार्टी की कमान संभाल लेने से ये सारे विवाद खत्म हो जाएंगे और चर्चाएं भी थम जाएंगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद राहुल गांधी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस को राहुल गांधी ही कमान देंगे, मगर वह कमान मूड के अनुसार हो, यह राजनीति में घाटे का सौदा है। सवाल है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने क्या रणनीति बनाई हुई है? कोई रणनीति है या सारा काम अलटप्पे में हो रहा है? कांग्रेस के भीतर की क्या हकीकत है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोरा है।
पंकज जी, कांग्रेस के जो संगठनात्मक चुनाव की घोषणा हुई है उसमें सितंबर में अध्यक्ष का चुनाव होगा। उस नाते ये धारणा कितनी सही है कि राहुल गांधी फिलहाल हाशिए में रहेंगे, सोनिया गांधी और उनकी पुरानी जो टीम है वही प्रभावी ढंग से और वही सब कुछ कर रही है और करेगी? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें कि 6 स्टेट्स में अध्यक्ष बदले गए थे, वो इसलिए बदले गए थे कि जो राहुल गांधी के जो लोग हैं वो उन्होंने इन स्टेट्स में अपना जो है बागडोर संभाल ली थी कि वहां पे ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस होनी है और वो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक प्रेसिडेंट सब और एआईसीसी मेंबर्स वगैरह जो कुछ भी बने वो राहुल के जो लोग उनके करीब हैं या उनकी सहमति के साथ ही बने, इसलिए ये एक शुरुआत थी। उसके बाद आपने देखा होगा स्पोक्स पर्सन बने हैं कि पार्टी की स्ट्रेंथ लोकसभा में 44 है, लेकिन जो स्पोक्स पर्सन अब जो है प्रवक्ता जो है वो 52 है। तो इसमें भी जो है राहुल ने अपने काफी सारे लोगों को आगे कर दिया है। बेशक वो सीन में नहीं रहे बजट सेशन के दौरान, अपनी सबेटिकल में या विपासना या जहां पे भी थे वहां पे थे, लेकिन जो है कि पार्टी को कंट्रोल करते रहे हैं। और जो पार्टी के जो कड़े तेवर हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल के ऊपर हो या जो बाकी जगह पे जो सरकार के साथ तकरार हुआ है, उसमें राहुल गांधी का हाथ दिखता है। नहीं, आपका कहना है कि जो भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सोनिया गांधी ने बहुत जो सक्रियता दिखाई है, जितनी आक्रामकता दिखाई है, उसके पीछे राहुल गांधी का मार्ग मतलब वो सूत्रधारा है या क्या मतलब? देखिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सोनिया गांधी जो है वो कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स नहीं करती। जो उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी चारों तरफ से जो है एक तरह से कंसिलिएशन करके रखते हैं और कोई तकरार वाली पॉलिटिक्स नहीं करते। जो पहली बार जो इस तरह की जो विटनेस हो रही है पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, इसमें राहुल गांधी का कहीं ना कहीं पे एक तरह से इनविजिबल हैंड मतलब ये कि राहुल गांधी सब पूरा ब्लूप्रिंट बनाकर बाहर गए हैं और उसको कांग्रेस और बाकी सब फॉलो कर रहे हैं। देखिए, काफी हद तक ये ऐसा लगता है, क्योंकि राहुल गांधी के जो लोग हैं जो राहुल गांधी के नजदीक हैं, इस मामले में भूमि अधिग्रहण मामले में क्या किस तरह का ब्लूप्रिंट सोच सकते हैं? देखिए, उसमें है कि सरकार से किसी भी तरह से दबना नहीं है और सरकार की जो भी रिकंसिलिएशन की जो इनिशिएटिव्स हो उनको एकदम से एक्सेप्ट नहीं करना, एक तरह से जो है सरकार को इस पे एक्सपोज करना। और जो लोगों के फार्मर्स राहुल गांधी की खुद की कोर टीम का ब्लूप्रिंट है क्या ये? ऐसा मानना है बहुत लोगों का कांग्रेस के अंदर। और जो है कि जैसे अब राहुल गांधी नहीं थे यहाँ पे, तो अब राज्यसभा में एक स्ट्रेटेजी सेशन बनना था, उसमें गुलाम नबी आजाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा में, वो भी नेहरू गांधी के बहुत नजदीक रहे हैं। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने आनंद शर्मा जो उनके डेप्यूटी हैं, अहमद पटेल जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं सोनिया जी के, और सत्यव्रत चतुर्वेदी, इन सबको बुलाया था कि जयराम रमेश भी उसमें थे। उसमें जयराम रमेश को सोनिया जी ने, उन्होंने जब ये लोग पहुंचे तो सोनिया जी से मिलने के लिए, तो जयराम रमेश वहां पे मौजूद थे। तो उससे ये संकेत मिला कि जयराम रमेश जो कि ओरिजिनली स्ट्रेटेजी सेशन में नहीं थे, उनको जो आमंत्रित किया गया वो राहुल गांधी के कहने पे ही किया गया हो। और जयराम रमेश का जो इंक्रीज रोल है, बहुत लोग मान रहे हैं कि आगे भविष्य में चल के अगर राहुल गांधी प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के, तो जयराम रमेश हो सकता है उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी बने। इस तरह के वो हैं। अब सीपी जोशी की को इतनी प्रोमिनेंस मिल रही है, सीपी जोशी के खिलाफ जो है कि बिहार में अभी एक बहुत तगड़ा मुहिम भी चला था, उसके बावजूद सीपी जोशी बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं। आनंद शर्मा जो है वो सोनिया जी के भी नजदीक है, राहुल के भी नजदीक है, और उन्होंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है राज्यसभा में, लेकिन जो है कि उस पे उनको जो है राहुल की एक तरह से मतलब आपका मानना है कि कांग्रेस में प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, आंदोलन हो या बाकी सब तमाम रणनीति में राहुल गांधी और उनकी टीम ही निर्णायक है और वही पर्दे के पीछे से सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रही है? देखिए, ऐसा या कई लोगों का कहना है कि नहीं, अहमद पटेल और पुरानी टीम ज्यादा काम कर रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। अहमद पटेल जो है उन्होंने सोनिया जी के बहुत नजदीक है और उन्होंने बहुत साल तक जो है कि कांग्रेस को एक तरह से अपनी राय से कांग्रेस को उन्होंने ही वर्चुअली चलाया है। लेकिन जो है अब बदलता दौर है और राहुल जो है वो अपनी, मतलब कि अब सोनिया जी की टीम तो वो है ही है, लेकिन राहुल अपनी टीम को भी बना रहे हैं और पार्टी का एजेंडा राहुल गांधी की टीम ही सेट कर रही है, ऐसा लगता है। क्योंकि जो जिस तरह की चीजें हो रही हैं अब, जैसे 44 एमपीज और 52 प्रवक्ता और ये सब जो है कि ये जो है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो है कि सोनिया गांधी अपनी मनमानी नहीं कर रही है अब, और जो है कि जो कुछ उनको कहा जा रहा है ऐसे करो या वैसे करो, उसी की तौर चल रही हैं। और उनके बहुत जो है सोनिया गांधी को अगर आप देखें बहुत एग्रेसिव मोड में चल रही हैं वो, इस तरह से नॉर्मली, मतलब पहले बतौर अध्यक्ष, भले सरकार से पहले भी वाजपेयी जी की सरकार में इस तरह की आक्रामकता से काम नहीं होता था। बहुत ही कम ओकेजन्स में उन्होंने
इस तरह के दिखाए हैं, पर अब उनका एक तरह से रेगुलर वो बन गया है थीम। इससे लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं पे पुश कर रहे हैं। और ये जो अब ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस भी हैं, इनको 2 फेज में किया जा रहा है। एक फेज के पहले हो जाएंगे, फिर दूसरा फेज होगा। और जो राहुल गांधी चाहते हैं कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी वगैरह जो हो, जो प्लेनरी होगा, एआईसीसी होगा, उसमें इलेक्टेड वो अंदर की जो राजनीति जो है, लोकतंत्र और ये जमहूरियत होनी चाहिए, इनर पार्टी डेमोक्रेसी होनी मतलब चाहिए। सीडब्ल्यूसी के चुनाव और ये पूरे संगठन चुनाव सचमुच में चुनाव से ही होंगे, प्रॉपर सब चुनेंगे, एआईसीसी के सदस्य चुनेंगे। राहुल गांधी ये मानते हैं और वो सोचते हैं कि इसी तरह से ही जो है कि पार्टी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। उन्होंने एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में भी यही भूमिका की थी और उन्होंने उधर भी इंटरनल इलेक्शंस कराए थे। पंकज जी, कईयों का कहना है क्योंकि कांग्रेस लगातार हारनी है, भले आगे की विधानसभा चुनाव है, इसलिए अभी राहुल गांधी लगातार पीछे ही रहेंगे, बैकग्राउंड में ही रहेंगे। या कईयों का ये मानना है कि नहीं, वो नाराज होके कि पुराने लोग अभी भी जैसे जस के तस प्रभावी है इसलिए गए। ये थ्योरी बिल्कुल आप ठीक नहीं मानते? देखिए, अब ये कहना कि देखिए कांग्रेस के बुरे दिन आए हुए हैं, अच्छे दिन तो सिर्फ बीजेपी के आए हुए हैं, कांग्रेस के तो बुरे ही दिन हैं कि और जो है कांग्रेस एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव हार रही है। और उस पर जो है कि उसका जो कारण, चाहे उसके ऊपर ब्लेम राहुल गांधी को पूरा किया जा रहा हो, लेकिन उस पर राहुल गांधी से ज्यादा जो है सोनिया गांधी और उसकी टीम जो है, मैं उनको मानता हूं वो ज्यादा दोषी हैं। क्योंकि सरकार अगर 10 साल चली तो इन लोगों ने ही चलाई थी। तो अगर इसमें फेलियर हुआ है तो उस टीम के सिर पे ही उसका जो ब्लेम जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कोशिश की है, राहुल गांधी के पास तजर्बा नहीं है, राहुल गांधी के ऊपर लोग बहुत मजाक करते हैं, ये सब जो उनके ऊपर तहमत लगाई जाती है। इसलिए उनको रिजर्व में या पर्दे के पीछे रखने की कोई रणनीति सोची समझी तो नहीं बनी है? देखिए, ऐसा नहीं मानता, क्योंकि कांग्रेस में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। एक है कि उनका सोनिया जी से कुछ मतभेद हो गया था इसलिए वो चले गए। दूसरा चल रहा था कि उनका प्रियंका से किसी बात पे मतभेद हो गया था, नाराज होकर चले गए। अब वास्तवता क्या है वो तो लेकिन ओवरऑल उनकी दखल पार्टी मामलों में है, रणनीति को लेकर है, ये आपका मानना है? बिल्कुल, इसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है। जी जी, हाँ पंकज जी, ऐसा लग रहा है। पंकज जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।